हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको आप तैयार कर लीजिए। कैसे पेपर आता है, किस प्रकार से पेपर सॉल्व करना है, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, समय बहुत कम है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और आपको हुबहू ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। आप अच्छे से इसको देख लीजिए। यहाँ पे जो है पेपर में जो निर्देश वगैरह दिया गया, आप इसे देख सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। 11 से लेकर जो है 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसका उत्तर 10 शब्दों में देना है। मतलब 1 से 2 लाइन में आपको पूरा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 21 से लेकर 26 तक लघु उत्तरीय फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। इसका उत्तर जो है 50 शब्दों में आपको देना होगा। फिर 27 से लेकर 23 तक जो है आपका लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार का रहेगा। इसका उत्तर 100 से लेकर 125 शब्दों में देना होगा। और 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, इसका उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन आपके टोटल 32 क्वेश्चन रहेंगे। आप यहाँ पे दे सकते हैं टोटल 32 क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए फास्ट थोड़ा सा आपको लिखना है और पूरा क्वेश्चन करके आना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है दोस्तों। आइए बहुविकल्पीय क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने कब गिरा दिया था। तो यहाँ पे है 1989 में, 1995, 1991, 1996। इसमें सही जवाब का हो जाएगा 1989 में, 1989। ठीक है, 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला है, नेक्स्ट है कि यहाँ पे संगेन की संधि किस संगठन से संबंधित है। तो आसियान, यूरोपियन, नाटो या फिर विश्व बैंक। इसमें जो सांगेन की संधि है वो यूरोपीय संघ से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1987 में अपनी शांति सेना किस देश में भेजी थी। भूटान, नेपाल, म्यांमार या फिर श्रीलंका में। तो शांति जो सेना है ये भेजी गई थी श्रीलंका में। इसका जवाब हो जाएगा तीसरे का दा वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है, पूछा है। तो यहाँ पे है पहला सुरक्षा परिषद, दूसरा यहाँ पे ये आम नहीं बल्कि महासभा रहेगा। यहाँ पे महासभा हो जाएगा। ठीक है, महासभा रहेगा। फिर नेक्स्ट है सचिवालय, और इसके बाद चौथा ऑप्शन है विश्व बैंक। तो ही आपका राइट आंसर विश्व बैंक हो जाएगा। विश्व बैंक इसका सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैविक हथियार संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुई थी। तो जैविक हथियार जो संधि है ये इस पर साइन हुआ था 1970 में, 1972 में, 1990 या फिर 1992 में। तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा 1972 में इसमें साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्य थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय जो है संविधान के, या फिर इनमें से सभी। तो इसमें राइट आंसर जो है इनमें से आपका सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर किस राजनीतिक दल ने जोर दिया था। सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के साथ सिक्किम की पूर्ण विलय का प्रस्ताव जो है किस विधानसभा ने, यहाँ पर किस विधानसभा में पारित किया गया था। तो 1975 में, 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संगठनों में किसका जो है किसकी स्थापना काशीराम के द्वारा किया गया था। वामसेप, DS4, बहुजन समाज पार्टी, इनमें से सभी। उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय संघ की एक स्वतंत्र राज्य बनाने में पूर्व गोवा पर किसका शासन था। ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल या फिर स्पेन। तो इसमें सही जवाब का पुर्तगाल हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 10 इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। आइए दोस्तों फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, 2 लाइन में आप पूरा आंसर इसका लिख देंगे, कंप्लीट आपका हो जाएगा। जैसे एशिया के किन्हीं 4 देशों का नाम लिखिए। एशियाई देशों में किन्हीं जो है 2 देशों का नाम बताइए जिनके पास परमाणु हथियार हैं। ऐसे तो यहाँ पे दक्षिण एशिया के 2 देशों का नाम बताना है जिनके पास परमाणु हथियार है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न आप देख सकते हैं। आइए फटाफट उत्तर पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पे दक्षिण एशिया के किन्हीं 4 देशों का नाम, तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यानी भारत का जो पड़ोसी देश है वो आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दक्षिण एशिया के 2 परमाणु हथियार संपन्न देश का नाम लिख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के 2 कारण बताइए। उसमें विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए, पहला पॉइंट, यानी शांति बने रहे, सुरक्षा बनी रहे। दूसरा, विभिन्न देशों के बीच विवाद होते हैं उसको शांतिपूर्ण
समाधान निकालने के लिए जो है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाती है। तो इसकी आवश्यकता के 2 कारण हो जाएंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में मूलवासी और उनकी जनसंख्या के बारे में आपको बताना है। तो मूलवासी कौन होते हैं? भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम आदिवासी भी कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 8.6% है। कितना है? 8.6% है। अगर आप 8.5% लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं बताइए। तो 2 विशेषताएं लिखेंगे, 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहली विशेषता है पूंजी, वस्तु, विचार, सेवाओं का मुक्त प्रवाह होता है। यानी जब किसी देश से दूसरे देश में व्यापार होता है तो व्यापार में क्या होता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसके साथ में आचार विचार वस्तु वो सब भी कहीं की प्रवाह होता है। तो ये वैश्वीकरण की विशेषता हो जाएगी। दूसरा है विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था में आपसी जुड़ाव होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात भारत के 2 प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी थी? तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरा लोकतंत्र की स्थापना करना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप यहां पे ले सकते हैं कि आजादी के समय विकास के 2 मॉडल बताइए। तो आजादी के समय विकास के 2 मॉडल थे। एक तो आपका यहाँ पे पूंजीवादी मॉडल जो अमेरिका की तरह था, दूसरा समाजवादी मॉडल जो सोवियत संघ की तरह था। तो पूंजीवादी जो है ये अमेरिका मानता है और समाजवादी जो है ये आपका सोवियत संघ मानता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल की 2 बहुत बड़ी चुनौतियां कौन कौन सी थी? तो खाद्यान्न संकट आया था और युद्ध हुआ था। खाद्यान्न संकट में देश में अन्न की भारी कमी हो गई थी और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। तो ये आप ही लिख सकते हैं इसके बारे में। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि आया राम गया राम से आप क्या समझते हैं? तो यह जुमला भारतीय राजनीति में दल बदल की राजनीति, यानी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाकर शामिल होना, दल बदल की जो प्रक्रिया वो कहलाती है। यानी कोई एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जब शामिल हो जाता है तो उसी को दल बदल कहा जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम 2019 के 2 परिणाम बताइए। तो 370 धारा इसका जो विशेष प्रावधान था ये समाप्त किया गया। दूसरा, राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों बांटा गया, इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद लघुत्तरीय जो है आपका फर्स्ट शुरू होगा, 5 अंक आपको यहां से मिलेंगे। इसका उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखना है, तो कम से कम आधा पेज में तो आंसर देंगे ही देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूरोपीय संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं कैसे आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा हिंट दूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, आप लंबा चौड़ा याद नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अपने सेंटेंस में आप बना के लिख सकते हैं। जैसे यूरोपीय संघ है तो इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो उसमें आप लिखेंगे यूरोपीय जो संघ है, नहीं यूरोपीय यूनियन इसे बोलते हैं, यू जो है EU बोलते हैं इसे, ठीक। इसमें लिखेंगे यूरोप के कई देशों का संगठन है, इसका उद्देश्य आपसी सहयोग बढ़ाना, व्यापार आसान बनाना, शांति बनाए रखना, ये सब जो है इसका जो है उद्देश्य हो जाएगा, या फिर इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपके दोस्तों का एक ग्रुप है, तो आपके दोस्तों का जो ग्रुप है, जो संगठन है, वो किसी न किसी उद्देश्य से बनाया गया होगा। तो आपसी सहयोग करना, ठीक है, एक दूसरे को सहयोग करना, आप जो है अपने आप में कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, दूसरे को मदद कर सकते हैं, हमेशा प्रेम भावना बनाए रखते हैं। तो ये प्रकार से सोच के अपने शब्दों में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे अपारंपरिक सुरक्षा का अर्थ केवल युद्ध सुरक्षा से नहीं है, बल्कि गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, पर्यावरण प्रदूषण आदि आतंकवाद जैसी समस्याओं को जो है शामिल किया जाता है। तो ये अपारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा में आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें बेरोजगारी भी शामिल होती है, बीमारी, प्रदूषण, आतंकवाद, ये सब जो है इसमें शामिल होता है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे है संसाधनों की भू राजनीति के बारे में आपको लिखना है कि संसाधनों की भू राजनीति कैसे होती है। इसमें लिखेंगे संसाधनों की भू राजनीति का मतलब होता है जैसे तेल, गैस, पानी, खनिज जैसे संसाधनों पर देश के बीच होने वाले संघर्ष और राजनीति से है। देश इन संसाधनों का नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से कैसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं देश में दूसरे देश में, ये किस लिए होते हैं? तेल, गैस, पानी, खनिज, अन्य संसाधनों के लिए बीच में संघर्ष होता रहता है, ठीक है। ये हो गया। आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा कि कांग्रेस की प्रभुत्व की जो है प्रकृति क्या है, प्रकृति में उसकी विशेषता आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी उसका शासन रहा है। उसने केंद्र और राज्यों में मजबूत सरकार बनाई, जनता का विश्वास प्राप्त किया और इसी कारण जो है कांग्रेस जो है प्रभुत्व
कहा जाता है। तो इस प्रकार से कांग्रेस को प्रभुत्व जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद तो अगला क्वेश्चन आता है कि वामपंथ और दक्षिण पंथ में अंतर पूछ सकता है, तो आप इसमें 2 लाइन लिख सकते हैं कि वामपंथ इसमें जो इसके समर्थक के जो लोग होते हैं वो समानता, गरीबी के अधिकार, सरकार नियंत्रण का जो है समर्थन करते हैं। वहीं दक्षिण पंथ की बात करें तो ये निजी संपत्ति, बाजार व्यवस्था, कम सरकारी हस्तक्षेप का जो है समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में वामपंथ दक्षिण पंथ के बारे में पेपर में आएगा तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंडल आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मंडल आयोग नहीं, मंडल कमीशन का जो गठन है ये 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो बीपी मंडल थे। जैसे आप इसको याद कर सकते हैं कि जो है जब बीपी बढ़ जाती है, ठीक है, तो बीपी बढ़ने से कुछ ना कुछ आपको सेंटेंस याद आएगा। तो बीपी में आपको ध्यान रखना है कि इसका गठन 1979 में हुआ था और ये इस आयोग ने पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो यहां पे इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन शुरुआत होगा है लघु उत्तरीय सेकंड, 6 नंबर आपको यहां पे मिलेगा। कम से कम इसका उत्तर आपको 1 पेज में लिखना होगा, ठीक है, कम से कम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं कैसे इसका उत्तर आप लिखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखेंगे पहले 2 लाइन कि शीत युद्ध के समय विश्व 2 गुटों में बट गया था, एक पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी। ठीक है, समाजवाद और पूंजीवाद में बट गया था। अब इसमें जो है इसकी क्या सुधार की आवश्यकता है, इसके कारण आप यहाँ पे ले सकते हैं। वर्तमान विश्व में नए देशों और नए समस्याओं का उदय हुआ है। जब ये जो है शीत युद्ध समाप्त हुआ तो बहुत सारे नए देश बने और नए देश बने तो नई समस्याएं भी होगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पे सुरक्षा परिषद में केवल कुछ देश प्रभुत्व रहा, यानी जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुछ देश शामिल रहे। नेक्स्ट आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी जैसी कई सारी चुनौतियां सामना करना पड़ा। आगे है विकासशील देशों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने सेंटेंस में बना के लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण क्या है, इसकी सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। तो सांस्कृतिक प्रभाव में आपको लिखना है। आपको बता दें कि यहाँ पे नंबर देखिए 2 + 4 लिखा है, तो 2 नंबर में परिभाषा और 4 नंबर में प्रभाव। तो इस प्रकार से आंसर जैसा पूछा गया है वैसा आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वैश्वीकरण और इसके बारे में लिखेंगे वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के देश आपस में व्यापार, तकनीकी, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान करते हैं या उसके माध्यम से जुड़ जाते हैं, तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं चीन है, चीन का सामान दुनिया के कई सारे देशों में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीन का सिर्फ सामान ही नहीं जाता है, उसकी संस्कृति, उसकी तकनीकी, उसके विचार, उसका व्यापार, सब कुछ होता रहता है। तो जब सब कुछ इस प्रकार से आदान प्रदान हो एक देश से दूसरे देश में, तो उसे हम वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर वैश्वीकरण की जगह भूमंडलीकरण पूछ ले तब भी आंसर वही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें हेडिंग डाल देंगे, फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, तो उसके बारे में 4 पॉइंट लिखेंगे, कम से कम 4 नंबर तब आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे विदेशी संस्कृति को जो है बढ़ावा मिला है, तो इस प्रकार से इसके प्रभाव पड़ा है, ये ले सकते हैं। खान पान, पहनावा, जीवन शैली में बदलाव आया है। अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग बढ़ा हुआ है। फिल्में, संगीत, सोशल मीडिया का भी विस्तार देखने को मिला है। तो ये वैश्वीकरण का ही कारण है। इस प्रकार से इसमें आप प्रभाव लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1970 के दशक के गुजरात और बिहार आंदोलन के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसका संक्षिप्त परिचय देंगे, फिर इसके बारे में थोड़ा सा आप व्याख्या करेंगे। तो देखिए 1970 के दशक में देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ जन आंदोलन हुए थे। इसमें गुजरात और बिहार के प्रमुख आंदोलन यहाँ पे बताना है आपको। तो ये तो छोटी सी परिभाषा हो जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले गुजरात आंदोलन के बारे में लिखेंगे। इसे जो है गुजरात आंदोलन नवनिर्माण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये उसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। अगर मान लेते हैं आपको डेट नहीं याद होता है, पता नहीं रहता, कोई बात नहीं, आप कहानी की तरह भी उसे बना के अपने सेंटेंस में लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है महंगाई और भ्रष्टाचार का विरोध हुआ था और जिसके कारण राज्य सरकार गिर गई थी, तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। अगला यहाँ पे है बिहार आंदोलन। बिहार आंदोलन में लिखेंगे इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिसे JP नारायण के नाम से जाना जाता है और इसे
संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को समाप्त करना था और इस आंदोलन से आपातकाल की पृष्ठभूमि भी बनी थी। ठीक है, आगे चलकर आपातकाल जो लगाया गया था ये भी एक तरह से माना जाता है कारण। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि द्राविड़ आंदोलन के बारे में बताइए और भारत में सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय जो आंदोलन है उसके बारे में आपको क्या राय है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्राविड़ आंदोलन दक्षिण भारत का विशेषकर तमिलनाडु में शुरू किया गया था और यह सामाजिक न्याय और समानता के आधारित पर जो है ये आंदोलन था। अब इसकी क्या विशेषता रही, तो विशेषता में आप यहाँ पे ले सकते हैं जातिगत भेदभाव किया जा रहा था, हिंदी थोपने का विरोध किया जा रहा था कि आप हिंदी बोलिए। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा संस्कृति का समर्थन जो है नहीं मिल पा रहा था उनका, सामाजिक जो है सामाजिक समानता जो है उन पर बल दिया जा रहा था, मतलब कि कहीं न कहीं सामाजिक समानता पर बल देना ताकि जो है उनको भी अधिकार मिल सके। तो इस प्रकार से इसकी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे 8 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, 250 शब्दों में उत्तर लिखना होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। आपको 31 नंबर क्वेश्चन दिखाई देगा, इसका जो है संयुक्त संघ के विघटन के कारणों का जो है विवेचना कीजिए, ऐसा दिखाई देगा क्वेश्चन। अगर आपको ये नहीं आएगा तो अथवा करके आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, चीन के साथ भारत के संबंधों की विवेचना कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है आपका 32 नंबर क्वेश्चन आएगा, दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं, तो इसका उत्तर आइए फटाफट देख लेते हैं कैसे करेंगे उत्तर। ठीक है, मैं आपको हिंट यहाँ पे दे दे रहा हूँ। अब यहाँ एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे 31 नंबर का पहला वाला देखिए, संयुक्त संघ के विघटन के क्या कारण रहे, तो पहले आपको कारण बतानी है। विघटन इसका हुआ था 1991 में, ठीक है, 1991, ठीक है, 1991 बहुविकल्प में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर कुछ प्रमुख कारण रहे हैं, इसका कारण आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर आपसे कारण पूछे तो कारण लिखेंगे, परिणाम पूछेगा तो परिणाम लिखेंगे। कारण में मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आर्थिक कमजोरी में लिखेंगे कि उत्पादन कम हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई, जिसके कारण जो है यहाँ पे ये इसका कारण माना जाता है। फिर राजनीतिक अस्थिरता का मतलब जनता का जो है सरकार पर विश्वास कम रहा और जनता ने विद्रोह कर दिया, या फिर जो है उसका प्रमुख कारण माना जाता है विघटन का। ठीक है, विघटन मतलब अलग होने का। अगला पॉइंट यहाँ पे लोकतंत्र की कमी में ले सकते हैं कि एक दलीय शासन से असंतोष बढ़ा, मतलब कि जो सरकार थी, ठीक है, जो शासन में सरकार थी वो लंबे समय तक बनी रही और अपने मनमानी का काम करती रही, तो इस प्रकार से कहेंगे लोकतंत्र भी कमी देखने को मिली। दूसरा है राष्ट्रीयता की भावना, इन्हें विभिन्न जो गणराज्य थे वो अलग अलग होना चाहते थे, तो इस प्रकार से ये भी तरह से राष्ट्रीयता की भावना जो है देखने को मिलती है। सुधार नीतियों में लिख सकते हैं कि गुब्बरा चोई की सुधार नीति जो है वो सफल नहीं रही, विफल हो गए, जिसके कारण ये जो है इसका विघटन हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अथवा करके जो दिया रहता है। अब आपको एक चीज और बता दें, जैसे यहाँ भारत चीन संबंध पूछा है, तो भारत चीन संबंध में आप एक काम कर सकते हैं, छोटा सा मैपिंग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे हल्का सा जो इस प्रकार से मैपिंग कर देंगे, ठीक है, कि जो है भारत और चीन का जो लोकेशन है आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, तो कहीं न कहीं जो है नंबर थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर चीन है, यहाँ पे ऊपर चीन है और ये आपका भारत हो जाएगा। तो पूरा भारत का नक्शा नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा बना लेंगे, तब भी आपका कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एरिया आपका लद्दाख है, यहाँ पे लद्दाख हो जाएगा, ये लद्दाख हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है आपका एरिया हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। यहाँ पे आपका सिक्किम हो जाएगा और यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसके बारे में ऐसे मैपिंग करके स्टेट का नाम लिख देंगे, तो भाई साहब पूरा 8 में 8 नंबर मिलेगा। इसको कहते हैं कम लिखकर पूरा नंबर लेकर आना। मैपिंग जरूरी है क्योंकि भारत चीन संबंध पूछा है, तो लिख के उसके बारे में अच्छे से आप बना सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देख पाएंगे बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत सारे संबंध में दिक्कतें होती हैं भारत और चीन के बीच में। ठीक है, इंडिया और चाइना के संबंध प्राचीन समय से जो है चले आ रहे हैं, जिसमें कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध जो है ये देखने को मिलता है। 1950 दशक में 1950 के दशक में संबंध अच्छे थे, जो पंचशील नीति के सिद्धांत पर काम करते थे, लेकिन थोड़ा बीच में कभी कभी मैटर गड़बड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो है सीमा विवाद को लेकर भी कई बार तनाव होते रहते हैं और आज भी व्यापार और कूटनीति के माध्यम से जो है संबंध सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख के थोड़ा सा मैपिंग कर देंगे तो बढ़िया आपको अंक मिल जाएगा।
फिर इसके बाद दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन आएगा कि सोवियत प्रणाली और उसके विघटन के परिणाम के बारे में आपको लिखना है। तो सोवियत संघ प्रणाली क्या थी, तो पहले प्रणाली के बारे में लिखेंगे, फिर परिणाम के बारे में लिखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि क्या लिखेंगे इसके बारे में। सोवियत प्रणाली के बारे में लिखेंगे, सोवियत प्रणाली एक समाजवादी व्यवस्था थी जिसमें सरकार का उद्देश्य उद्योगों पर नियंत्रण करना था, एक ही पार्टी का शासन था, निजी संपत्ति सीमित थी। तो इस प्रकार से ये सोवियत संघ प्रणाली के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर विघटन के कुछ परिणाम रहे, क्या परिणाम रहे, नए स्वतंत्र देश बने बहुत सारे, जैसे एस्टोनिया, लाटविया, यूक्रेन, बेलारूस, ये बहुत सारे ऐसे देश बने, ठीक है। अमेरिका विश्व की महाशक्ति बनकर उभरा और शीत युद्ध जो है वो समाप्त हो गया 1991 जो है 1989 में, ठीक है, 1989 में शीत युद्ध समाप्त हो गया है। फिर एक जो है नया स्वतंत्र देश बहुत सारे बने, रूस भी इसमें एक नया देश बना। नेक्स्ट है समाजवाद जो है कमजोर हो गया, तो इस प्रकार से पूंजीवाद आगे बढ़ गया। इस प्रकार से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अथवा करके क्वेश्चन है कि भारत में रजवाड़ों पर विलय और संधि पर जो है आपको टिप्पणी लिखना है। तो किस प्रकार से भारत में रजवाड़ों का विलय हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थी। देशी रियासतें को मतलब जो रजवाड़े शासन थे वो, ठीक है। इनमें भारत में मिलाने की सबसे बड़ी चुनौती थी और उसका जो नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने किया था। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। विलय की प्रक्रिया कैसे रही, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैसे रही प्रक्रिया। रियासतों से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए, ठीक है, दूसरा पॉइंट। उन्होंने सुरक्षा और सम्मान का आश्वासन दिया। नेक्स्ट है कुछ स्थानों पर बल प्रयोग भी किया गया और धीरे धीरे सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई, ठीक है। और इसका क्या परिणाम रहा, तो परिणाम में ले सकते हैं भारत की एकता मजबूत हुई, अखंड भारत का निर्माण हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था सरल हुई और लास्ट में निष्कर्ष ले सकते हैं कि रजवाड़ों का विलय भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत आवश्यक है, एक बहुत बड़ा सफल कदम उठाया गया था। तो दोस्तों अगर आपको सेंटेंस नहीं आएगा तो आप कुछ ना कुछ बना के अपने सेंटेंस में ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ किस प्रकार से आप उसे लिख सकते हैं। तो पूरा का पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करके आप आएंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं दूसरे मॉडल पेपर को, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी मॉडल पेपर है, यहां से भी क्वेश्चन के पेपर में आएंगे। इस दो मॉडल पेपर से आपके क्वेश्चन जो है सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हुबहू पेपर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, निर्देश वगैरह आप यहाँ पे पढ़ ही लिए हैं। सीधा बहुविकल्पीय क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि मिखाइल गोर्बाचोव ने रूस के राष्ट्रपति पद पर त्याग पत्र जो है कब दिया था, तो यहाँ पे 1990 में, 1991, 1992 या फिर 1993। इसमें सही जवाब का हो जाएगा 1991, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। आसियान का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास, केवल सांस्कृतिक विकास। तो इसमें आपको बता दें कि इसमें बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार की समस्या है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, स्थानीय या फिर राष्ट्रीय स्थानीय दोनों। इसमें जवाब का हो जाएगा जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी तापमान जो बढ़ रहा है पृथ्वी पर, ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर जो है हुआ था 1963, 1965, 1967 या फिर 1968। इसमें सही जवाब का हो जाएगा 1968 हो जाएगा। आप इसको याद कर सकते हैं कि जो एनपीटी है, एनपीटी, ये एनपीटी होता है कब, छठ पूजा के दिन होता है। तो छठ पूजा ध्यान रखेंगे, छठ पूजा में देखिए 6 8 आ रहा है, तो 1968 ये आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वैश्वीकरण का अपरिहार्य कारण क्या है, तो प्रौद्योगिकी है, आर्थिक विकास। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास दोनों हैं, उपरोक्त में से जो है कोई नहीं, तो उसमें आपका सी वाला जो है करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि 1953 में कौन सा आयोग बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग। तो इसमें आपका पहला वाला राइट आंसर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिमला समझौता किसके मध्य हुआ था, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान। तो इसमें जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो मंडल आयोग के अध्यक्ष जो है कर्पूरी
ठाकुर, बिंदुश्री प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, विश्वनाथ प्रसाद। तो यहाँ पे जो है बीपी आप जो नाम याद रखे रहेंगे, बीपी बिंदुश्री प्रसाद जो है ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9वें पर, और 9वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय विदेशी नीति का मुख्य निर्माता जो है वो माना जाता है। तो इसमें माना जाता है किसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो है 10वां आप देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सदस्य है। भारत, चीन, ब्राजील या फिर जो है जर्मनी। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें चीन आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं 10 इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। आइए दोस्तों, सिंपल आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे क्वेश्चन आप किस प्रकार से लिख पाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि यूरोपीय संघ के उन देशों का नाम लिखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1967 में आसियान देशों की संख्या कितनी थी, और उनमें जो है किन्हीं दो का नाम लिखिए। WHO क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए फटाफट इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के 2 देशों का नाम बताइए जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रांस लिखा गया है, दूसरा यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लिखा गया है। तो यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा फ्रांस लिख सकते हैं, दूसरा यूके हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका यूके हो जाएगा। इस प्रकार से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1967 में आसियान देशों की संख्या कितनी थी और 2 नाम लिखे। तो जब स्थापना हुई थी उस टाइम पे 5 देश थे, और उसमें जो है सदस्य देशों के नाम की बात करें तो यहाँ पे इंडोनेशिया, थाईलैंड, या आप इसको आप रिदम की तरह याद कर सकते हैं। एक आप यहाँ पे लिखिए इंडोनेशिया याद कर लीजिए। ठीक है, आप पहला इंडोनेशिया याद कर लीजिए, दूसरा आप मलेशिया याद कर लीजिए। इंडोनेशिया, मलेशिया, तो ये थोड़ा सा आपको याद रहेगा, इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO क्या है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी विश्व जो है स्वास्थ्य संगठन है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है संस्था है। ये मुख्य रूप से विश्व के स्वास्थ्य की सेवाओं को जो है बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सुरक्षा के पारंपरिक अवधारणा क्या है। तो उसमें लिखेंगे देश को युद्ध, आक्रमण या बाहरी खतरे से बचाना ही पारंपरिक सुरक्षा कहलाता है। यानी कोई देश है, ठीक है, उस पर कोई बाहरी देश अटैक ना कर पाए, उसके लिए जो हम सुरक्षा अपनाते हैं उसी को पारंपरिक सुरक्षा अवधारणा कहते। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि वैश्विक पर्यावरण समस्या के 2 कारण बताइए। जो विश्व स्तर पर पर्यावरण समस्या हुई है उसका सबसे बड़ा कारण है औद्योगिकीकरण हुआ है, दूसरा वनों की कटाई हो रही है, बहुत तीव्र गति से हो रहा है, तो इसका ही सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। अगला है भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य बताइए। नियोजन का मतलब होता है किसी काम को प्लानिंग जो है के अनुसार काम करना। तो 2 उद्देश्य में पहला गरीबी को कम करना, दूसरा रोजगार को बढ़ाना। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगला यहाँ पे गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे किसी भी बड़े शक्ति गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र नीति अपनाना, ये गुट निरपेक्षता कहलाता है, और ये भारत की गुट निरपेक्षता नीति है। ठीक है, आगे यहाँ पे है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न यहाँ पे गठबंधन की रणनीति क्या है। तो उसमें लिखेंगे जब कई राजनीतिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते तो उसे गठबंधन की रणनीति कहते हैं। ठीक है, अगला है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का नाम बताइए। 2 राज्यों का नाम बताना है। तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो भारत के कुछ प्रकार से अगर देखेंगे मानचित्र में तो आपको ऐसे समथिंग जो है यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे 7 राज्य आते हैं, 7 सिस्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये जो 7 राज्य हैं यहाँ पे देखिए, पहले अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे आपका पहला नाम पड़ेगा यहाँ पे नागालैंड। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे तो पड़ेगा आपका यहाँ पे मणिपुर पड़ेगा, फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिजोरम पड़ेगा, फिर यहाँ पे त्रिपुरा पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ मेघालय हो जाएगा, बीच में यहाँ पे असम हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर 7 राज्य यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इन्हीं में से आपको 2 राज्य का नाम लिख देना है पूर्वोत्तर में अगर पूछेगा। तो यहाँ पे असम और मणिपुर जो है लिख सकते हैं, असम, माँ कसम, मणिपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि असम, माँ कसम, मणिपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से ले सकते हैं। आगे इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा लघु उत्तरीय फर्स्ट, जिसमें जो है 5 अंक आपको मिलेंगे और आधा पेज में कम से कम आप पूरा आंसर लिख
लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उसी प्रकार से आपको उत्तर देना है। तो आइए फटाफट इसका उत्तर देख लेते हैं किस प्रकार से कॉपी में लिखेंगे। मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि कैसे आप अपने सेंटेंस में लिख सकते हैं बनाकर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नंबर आपको मिलेगा। जैसे यूरोपीय संघ की सफलता के 2 कारण बताइए, तो 2 कारण आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला, सदस्य देशों के बीच मजबूत आर्थिक जो है सहयोग, ये पहला हो जाएगा। दूसरा, साझा नीतियां और संस्थाओं का निर्माण करना। अगर आपको मान लो ये नहीं आता तो उसमें आप 2 पॉइंट और ले सकते हैं। पहला यहाँ पे ले सकते हैं कि जो है पहला सामाजिक सहयोग। आप सोचिए कि जब समाज के लोग सहयोग करेंगे तभी तो कहीं के इंसान सफल बन पाएगा, तो आप सामाजिक कारण लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आर्थिक सहयोग लिख सकते हैं या फिर आर्थिक कारण लिख सकते हैं। तो 2 पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साझी संपदा संसाधन से आप क्या समझते हैं। साझी संपदा का मतलब होता है जो किसी एक का मालिक नहीं होता है, वो सबका होता है। कोई एक मालिक नहीं होता, सबका होता है। जैसे हवा है, नदी है, समुद्र है, वन है, इस पे सब अपने आप में मालिक होते हैं, नहीं समाज का होता है, सरकार का होता है। तो जब ऐसा कोई संसाधन हो जिसपे समाज का हक हो या सब आप अपने आप में उसका उपयोग कर पाए, तो उसे हम साझी संपदा संसाधन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण भी लिख सकते हैं, उदाहरण पूछा गया है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वैश्वीकरण के प्रौद्योगिकी का योगदान क्या है। यानी जो वैश्वीकरण हो रहा है, भूमंडलीकरण हो रहा है, उसमें प्रौद्योगिकी ने टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है, क्या योगदान है। तो बहुत सारे योगदान है। इंटरनेट, मोबाइल सूचना, ये तेजी से आदान प्रदान होता है। कोई अगर विदेश में घटना घट जाएगी तो आप आसानी से अपने मोबाइल पर देख पाएंगे, तो ये प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट ऑनलाइन जो है व्यापार, डिजिटल सेवा, ये सब इसके जो है योगदान हो जाएंगे। परिवहन की सुविधा, संचार, ये सब जो है कहीं न कहीं प्रौद्योगिकी है जो वैश्वीकरण का योगदान देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के 2 सिफारिश बताइए। तो 2 सिफारिशें क्या थी उसमें लिखेंगे। पहला, राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर करना, पहली सिफारिश। सिफारिश से मतलब विशेषता तत्व को ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रशासनिक सुविधा के अनुसार सीमाओं का निर्धारण किया जाए। जैसा प्रशासनिक सुविधा होगी उस प्रकार से सीमा निर्धारण किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के 2 कारण बताइए। आपको बता दें क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है, तो उसी प्रकार से इसको आप अच्छे से देख लेंगे। आपातकाल 1975 में लागू किया गया था, और क्यों लागू किया गया था, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। उसके पीछे कारण क्या थे, तो कारण में पहले लिखेंगे राजनीतिक अस्थिरता और विरोधी आंदोलन। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब ये राजनीति में बदलाव देखने को मिले और लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसका निर्णय जो है इंदिरा गांधी के जो है विपक्ष में आया था, इसीलिए जो है यहाँ पे ये आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे असम समझौता क्या था। असम समझौता क्या है, या फिर आपसे यहाँ पे आंसू के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है आंसू के बारे में। आंसू क्या है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, असम से संबंधित आंसू है। ठीक है, असम समझौता 1985 में केंद्र सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हुआ था। ठीक है, 1985 में हुआ था, और इसके अंतर्गत जो है जैसे कि अवैध प्रवासियों की पहचान और निष्कासन करना, यानी असम राज्य में जो बाहरी लोग आके बस जाते थे और बाहरी लोग आके अपना हस्तक्षेप करते थे, उनको पहचान करना और बाहर निकालना, निष्कासन मतलब बाहर निकालना, ये समझौता उसमें हुआ था। दूसरा, असम की संस्कृति और अधिकारों की सुरक्षा के लिए, यानी असम की जो संस्कृति है वो खत्म हो रही थी धीरे धीरे। ठीक है, और इसके बाद जो असम में शांति स्थापित करने के लिए जो है ये समझौता किया गया था। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे 6 अंक आपको मिलेंगे यहाँ पे, और ये जो है लगोतरी सेकंड रहेगा। कम से कम 1 पेज में इसका आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। अब एक एक करके दोस्तों सरल आसान शब्दों में समझते हैं। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताइए। तो इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं, एक बार देख लीजिए। बस विघटन 1991 में हुआ था। क्या परिणाम हुए थे, बहुत सारे नए देश बने थे, जैसे रूस, यूक्रेन, ये सब देश बने थे। अमेरिका जो है विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बना। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था कमजोर हुई और पूंजीवादी बढ़ा। इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट किया गया है। आगे यहाँ पे है 28 नंबर क्वेश्चन, देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई और यह विश्व शांति में कितना सफल रहा है। तो 3 अंक आप पहले स्थापना में बताएंगे, जैसे कि इसकी स्थापना 1945 को हुआ था, 1945 जो है 5, ठीक है 1945 में हुआ था। इस प्रकार से हो जाएगी इसकी स्थापना। फिर यहाँ पे लिखेंगे युद्ध रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई, देश में सहयोग बढ़ाने के लिए स्थापना की गई और मानवाधिकार की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब विश्व शांति में कितना सफल रहा, तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट लिखेंगे। कई युद्धों को रोकने में सहायता
जो है किया है, ठीक है, शांति सेना भेजकर संघर्ष को कम किया है, गरीब देश की सहायता किया है। तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप व्याख्या कर देंगे तो आपका एक पेज में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सीमा की बात करें तो यहाँ पे बड़े देशों को जो है वीटो अधिकार से कई बार जो है कमजोर सिद्ध हुआ है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कि स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेशी नीति को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताइए। तो 3 पूछा है, 3 ही लिखिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जितना पूछा है उतना ही लिखिए। तो 3 पॉइंट मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा व्याख्या कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा विवाद को लेकर, रक्षा को लेकर की जाती है। दूसरा है आर्थिक विकास, जो है विदेशी सहयोग की आवश्यकता होती है तो आर्थिक विकास कहीं के संभव होता है। गुट निरपेक्ष नीति का मतलब होता है किसी गुट से जो है जुड़ना नहीं और बाकी जो है अपने आप में स्वतंत्र काम करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में ले सकते हैं। अगला यहाँ पे है कि द्रविड़ आंदोलन क्या था और इसके जो है क्या परिणाम रहे हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। द्रविड़ आंदोलन दक्षिण भारत का विशेषकर जो है तमिलनाडु में जो है चलाया गया था। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और इसका उद्देश्य रहा कि जातिगत जो भेदभाव इनका विरोध करना, हिंदी थोपने का विरोध था, सामाजिक समानता में स्थापना, ये सब जो है इसके जो है परिणाम हो जाएंगे। तो इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं, परिणाम भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पे जैसे भारत चीन संबंध के बारे में बताना है, तो मैंने ऊपर आपको बता दिया था, क्वेश्चन इसका उत्तर हो चुका है, ठीक है। इसमें से आसियान जैसे पूछा जा सकता है, आसियान की स्थापना कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है और ये सफल संगठन कैसे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न देखिए, पहले जब आसियान क्या है तो जो आप लिखेंगे इसके बारे में तो 2 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई तो आपको इसके लिए 1 अंक मिलेगा। इसके उद्देश्य क्या है तो इसके लिए आपको 2-3 अंक मिलेंगे। फिर जब इसकी संगठन सफल रहा कैसे तो आप इसके बारे में लिखेंगे, 2 अंक आपको मिलेगा। इस प्रकार से नंबर डिवाइड है। तो दोस्तों यहाँ पे फायदा ये है कि मान लीजिए आपका स्थापना गलत हो जाता है तो आपको बाकी नंबर आपको मिल सकते हैं अगर बना के आप लिख देते हैं, ठीक है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं फटाफट। तो इसके बारे में, चीन के बारे में तो चर्चा हम लोग कर ही लिए थे, ठीक है। सीधा आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, आसियान के बारे में। तो आसियान देखिए क्या है, एक संगठन है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो स्थापना जो है यहाँ पे 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इस प्रकार से यहाँ पे 1 अंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके उद्देश्य में आप यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा गया है, 3 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये हेडिंग है, हेडिंग के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे देख लीजिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यानी जो आसियान है, आसियान का उद्देश्य है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जो उसमें देश शामिल हैं उन देशों का मदद करना, आर्थिक सहायता करना। तो इस प्रकार से इसके बारे में 2-4 लाइन बना के लिख सकते हैं। फिर राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना, यानी जो कहीं देश में दूसरे देश में झड़प होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, सीमा को लेकर विवाद होते रहते हैं, वो ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से स्थिरता बनी रहे। नेक्स्ट, आपसी सहयोग भी बढ़ावा देना, इस प्रकार से उद्देश्य इसका हो जाएगा। फिर क्यों सफल रहा है तो यहाँ पे सदस्य देशों में व्यापार बढ़ा है इसलिए सफल रहा है। शांति क्षेत्रीय जो है वो शांति बनी रहे इसलिए वो असफल रहा है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नंबर इस प्रकार से बटा हुआ है, ठीक है। जैसे कि प्रथम आम चुनाव कब हुए थे तो प्रथम आम चुनाव 1951 में 52 में हुआ था। 51-52 में प्रथम आम चुनाव हो जाएगा। फिर उस समय की स्थिति क्या थी तो उसमें लिखेंगे जो है उस समय जो भारत की स्थिति थी, देश नया नया स्वतंत्र हुआ था, पहला। दूसरा, अशिक्षा और गरीबी अधिक देखने को मिलती थी। प्रशासनिक अनुभव जो है उसकी कमी देखने को मिलती थी। और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि चुनाव आयोग की क्या क्या कठिनाइयाँ थी, 2 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। अशिक्षित मतदाताओं की समस्या थी, ठीक है, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। दूसरा है दूर दराज क्षेत्रों में मतदान करना। दूसरा इसमें है, नेक्स्ट है कठिनाई के समाधान कैसे हुआ था तो मत पत्र पर चुनाव चिन्ह दिए गए थे, उससे जो है समाधान हुआ था। और व्यापक मतदान केंद्र बनाए गए थे, मतलब बड़े क्षेत्रों में केंद्र बनाए गए थे, जिससे जो है ये कहीं के समाधान इसका हुआ। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत की क्या क्या चुनौतियाँ थी। तो बहुत सारी चुनौतियाँ थी, जैसे कि प्रमुख चुनौतियाँ में लिख सकते हैं, देश का विभाजन हुआ, ठीक है। शरणार्थियों की समस्या थी कि जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहे थे। रियासतों की जो है एकीकरण करना, ये भी सबसे बड़ी चुनौती थी। देश में एकता बनाए रखना, यह भी सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ समाधान करने का प्रयास किए गए, यानी संविधान का निर्माण किया गया, मजबूत केंद्र सरकार बनाया गया, जिसके कारण जो है काफी हद तक प्रयास किया गया समाधान। और फिर इसके बाद सफल कैसे रहा तो सफलता में ले सकते हैं, राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई और लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने सेंटेंस बना के आप लिख सकते हैं कि इनकी कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएगा। अच्छे से आप एक बार हिंट समझ लेके इस प्रकार से आप आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।